अभी हम नीचे बैठे हुए थे तो हमें ध्यान आया कि आज तो 25 जून 2024 है और 25 जून 1975 इसी को रात 12 बजे तो इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी। तो आज तो उसकी वर्षगांठ है, तो आज तो जरूर चर्चा होनी चाहिए कि आखिर कितने बड़े लोकतंत्र के चैंपियन हैं मान्यवर राहुल गांधी और उनके परिवार के लोग, और कितना संविधान बचाया है उन्होंने। अभी वो संविधान बचा रहे थे ना कुछ दिन पहले, और अभी भी संविधान ही बचा रहे हैं वो बेचारे, अभी भी वो संविधान ही बचा रहे हैं। और फिर मुझे ध्यान में आया कि हो सकता नरेंद्र मोदी ने इसीलिए 26 जून से ही संसद का सत्र रखा हो, ताकि देश के सामने ये लाया जा सके कि ये इनके परनाना, इनकी दादी कितना संविधान बचाते रहे और क्या क्या इन्होंने किया है। ये चीजें देश के सामने आनी चाहिए। शायद इसीलिए, क्योंकि 25 जून रात 12 बजे इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी, वो जो सबसे कुख्यात है। उससे पहले 2 इमरजेंसी और हैं जो इनकी दादी श्री उन्होंने ही डिक्लेयर की, और इनके परनाना, इनके पिताजी के जो परनाना है माननीय जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने डिक्लेयर की। तो कुल मिलाकर यह खानदान लोकतंत्र का कितना बड़ा चैंपियन है। ठीक है, ये कार्यकारी रूप से 26 जून 1975 को देश के सामने आया था। हो सकता है कि संसद का सत्र इसीलिए इस बार 26 जून से उन्होंने शुरू कराया हो। कल से शुरू होगा ऑफिशियल सेशन। आज तो केवल स्पीकर के चयन की कार्यवाही होनी है, निर्वाचन की, और उसके बाद शपथ और खत्म। तो आप देखें 1947 को इनके पिताजी के परनाना माननीय जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर हुए, और कुल 17 बरस वो प्राइम मिनिस्टर रहे, जिनमें 6 साल उन्होंने देश में इमरजेंसी रखी है। इनकी दादी श्री लगभग 15 साल देश की प्रधानमंत्री रही है, जिनमें 6 साल इनकी दादी जी ने देश में इमरजेंसी रखी है। और 1977 जब इनकी दादी श्री को चुनाव में बुरी तरह पराजित करके देश की जनता ने सत्ता से बेदखल कर दिया, तब 44th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए, और 44 में संविधान संशोधन से इमरजेंसी लागू करने की प्रक्रिया वो इतनी कठिन कर दी गई कि प्रैक्टिकली अब इमरजेंसी लागू करना असंभव नहीं तो कठिन भी बहुत हो गया है। तब श्रीमती इंदिरा गांधी 1980 में जब सत्ता में दोबारा वापसी की, और 84 में तो मृत्यु हुई है, तो इन 4 वर्षों में इमरजेंसी जरूर डिक्लेयर नहीं की। अदरवाइज 1966 इसमें इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी, और 1971 में इमरजेंसी, और 1977 तक इमरजेंसी। देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1947 में बने, 1962 में इमरजेंसी, 1968 तक इमरजेंसी चली। यानी आप जोड़े तो 47 से 77 30 साल, और 30 साल में 12 साल इमरजेंसी। ठीक है ना, ये कितने बड़े चैंपियन हैं लोकतंत्र के, और कितने ये संविधान बचा रहे हैं, कितना ये संविधान बचा रहे, ये इनके इस कंडक्ट से बिल्कुल तय हो जाता है। जब इंदिरा गांधी सत्ता से बेदखल हो गई, तब
44वां संविधान संशोधन हुआ और 44वें संविधान संशोधन से इमरजेंसी लागू करना बेहद कठिन यह किया गया है। इंदिरा गांधी ने भी संशोधन किया है, किसमें? उस आर्टिकल में जो आर्टिकल इमरजेंसी की परमिशन ये देता है, और उन्होंने जो संशोधन किया था वो संशोधन कौन सा? 38वां। और 38वें संविधान संशोधन से उन्होंने अनुच्छेद 352 में जो जोड़ा था वो ये जोड़ा था कि इमरजेंसी अगर घोषित की गई है तो उसे किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर कोई चुनौती ये नहीं दी जाएगी। 38वां संविधान संशोधन जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया अनुच्छेद 352 में, जिसके आधार पर इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, वो संशोधन क्या है? वो संशोधन है कि इमरजेंसी एक बार अगर देश में डिक्लेयर हुई तो उसे किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में कोई चुनौती ये नहीं दी जाएगी। और किसी भी न्यायालय में और किसी भी आधार पर, इसका मतलब हो गया कि जिला न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय, किसी भी आधार पर। अब ये कितना तानाशाहीपूर्ण संशोधन है, क्यों? उस समय जब 38वां संविधान संशोधन श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया, उस समय जो अनुच्छेद 352 की दशा है, क्योंकि अनुच्छेद 352 की दशा ये तो 44वें संविधान संशोधन से, जब इंदिरा गांधी सत्ता से बेदखल है तब बदली ना। लेकिन 38वां संविधान संशोधन जब है तब अनुच्छेद 352 की जो दशा है, वो अनुच्छेद 352 की दशा यह है कि अनुच्छेद 352 के अनुसार इमरजेंसी लगाने की जो कार्यकारी शक्ति है वो स्वयं प्रधानमंत्री के हाथों में है। क्योंकि उस समय जो अनुच्छेद 352 है, उस अनुच्छेद 352(1) और अनुच्छेद 352(3), उस समय जब 44th अमेंडमेंट नहीं है, यानी मूल रूप से जो अनुच्छेद 352 है वो अनुच्छेद 352 क्या कह रहा है? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, सॉरी सशस्त्र विद्रोह नहीं, आंतरिक अशांति, क्योंकि सशस्त्र विद्रोह ये तो 44 से है। युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति, इन आधारों पर अगर भारत के राष्ट्रपति इन्हें ऐसा लगता है कि भारत की सुरक्षा संकट में आ गई है या आने वाली है, तो ये एक नोटिफिकेशन ये जारी कर सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर कि भारत की सुरक्षा क्योंकि संकट में है, इसलिए इमरजेंसी घोषित की जा रही है। अब क्या लिखा है? यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाए कि भारत की सुरक्षा संकट में है, तो इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति का समाधान होना तो चाहिए। अगर हम ये कहें कि अगर तुम्हें भूख लगे और तुम्हारे पास पैसे ना हो तो तुम यहां से पैसे ले लेना, तो अगर आपने पैसे उठाए हैं तो दो बातें तो होनी चाहिए कि आपको भूख लगनी चाहिए, ठीक है ना, और आपके पास पैसे
नहीं होने चाहिए, तभी तो उठाएंगे। यानी आपको ताकत दी गई, लेकिन उस ताकत के उपयोग के पहले एक पूर्वभाव्य शर्त, एक कंडीशन प्रेसिडेंट यह भी तो है कि अगर भूख लगे और आपके पास खाने की सुविधा न हो तो उठा लेना। क्या लिखा है? छोड़ दीजिए 44 को, मत सोचिए कि 44वां संविधान संशोधन अभी आया है। आप स्वयं इंदिरा गांधी की मानसिकता, इस पर बात करिए। लिखा क्या है कि जबकि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाए कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह इससे भारत की सुरक्षा संकट में है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि राष्ट्रपति का समाधान होना चाहिए। और आम लोग समझे न समझे, आपको जरूर समझना चाहिए कि यूएन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये डिसाइडेड है, और यूएन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये लिखा है कि राष्ट्रपति का समाधान या राष्ट्रपति अमुक काम करेंगे, इसका मतलब यह होता है कि मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री, उसकी सलाह, उसका समाधान। क्योंकि हमने जो व्यवस्था अपनाई है यह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली नहीं है, यह संसदीय शासन प्रणाली है, और यहां समस्त कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री में होती है। और वो इसलिए कि जनता का समर्थन या जनता का वोट प्राइम मिनिस्टर वो लेता है। ये मोदी है जिनके पक्ष में जनता ने वोट किया है, जिनके गठबंधन के पक्ष में जनता ने वोट किया है। तो शासन चलाने का हक राष्ट्रपति का नहीं है, ये प्रधानमंत्री का है। तो राष्ट्रपति का समाधान हो जाए ये लिखा है, तो इसका मतलब तो यह हुआ कि राष्ट्रपति का समाधान होना तो चाहिए। ऐसी कोई दशा ये हो तो जिसमें राष्ट्रपति का यह समाधान होने लायक स्थिति मौजूद हो, यानी युद्ध हो रहा हो, बाह्य आक्रमण हो, आंतरिक अशांति हो। आंतरिक अशांति कैसी हो अभी इस पर बात नहीं कर रहे हैं, बात तो इस पर भी की जाएगी, क्योंकि आंतरिक अशांति है। कानून में जो लिखा होता है उसे पढ़ने के विशेष ढंग है। हमने आपको बताया था कानून में एक नियम होता है सजाति का। हमने आपको कहा था कि अगर हम ये कहें आपसे कि ये 100 रुपए ले जाइए, बिस्कुट का पैकेट खरीद लेना, पान मसाला खरीद लेना, और जो तुम्हारा मन आए वो खरीद लेना। अब तुम पान मसाला बिस्कुट के पैकेट के साथ अगर जूते खरीद लो तो आपने गलत किया है। अगर हम आप पे दावा करें कि आपने हमारे दिए गए पैसों का दुरुपयोग किया तो यह माना जाएगा कि आपने दुरुपयोग किया। क्यों? सजाति का नियम। हमने जितनी चीजें आपको निर्देशित की वो सब खाने योग्य है। यद्यपि आपकी नजर में जूते भी खाने योग्य हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन सामान्य तौर पर जूते खाने योग्य नहीं माने जाते हैं। इसलिए हमारे इन शब्दों का अर्थ कि शेष जो चाहो सो ले लेना, इनका अर्थ यही लिया जाएगा कि खाने योग्य जो तुम्हें पसंद आए वो ले लेना। चाट पसंद आए वो ले लेना, फल पसंद आए वो ले लेना, मिठाई पसंद आए वो ले लेना। तो अगर फ्रेमर्स ने शब्द ये प्रयोग किए कि युद्ध, बाह्य आक्रमण, इनसे भारत की सुरक्षा संकट में हो, तो युद्ध,
बाह्य आक्रमण इसी के समान जब आंतरिक अशांति हो, ठीक है, तब कायदे में आपातकाल ये लागू किया जाना चाहिए। भाई अर्थान्वयन का सिद्धांत वो तो यही कहता है। लेकिन अभी हम उन सब बातों पर नहीं आ रहे हैं। अभी तो हम एक ही बात ये कह रहे हैं कि लिखा यह है कि जब राष्ट्रपति का समाधान हो जाए कि यह स्थिति देश में है, तो समाधान अगर आपका यह हो रहा है कि हम बदतमीज आदमी हैं, तो आपके इस समाधान के कोई कारण होंगे। भाई कोई तो कारण होंगे। हमने आपके साथ बदतमीजी की होगी, कुछ किया होगा जिसके आधार पर आपका यह समाधान होगा कि हम एक ठीक आदमी नहीं है। तो अगर राष्ट्रपति ऐसा कहते हैं कि मेरा समाधान हो गया है, तो उनके समाधान के आधार ये मौजूद होने चाहिए। अगर उनके समाधान के आधार नहीं है और वो ये कहते हैं कि मेरा समाधान हो गया है, कि देश में ये स्थिति है, तो वो झूठ बोलते हैं। इस स्थिति को क्या कहा जाएगा? झूठ बोलना। झूठ बोलना इसी को तो कहते हैं। भाई झूठ की परिभाषा क्या है? वो कहना जो नहीं है। अगर राष्ट्रपति ये कहते हैं कि मेरा समाधान हो गया है, कि ये स्थिति है, और इनफैक्ट वो स्थिति नहीं है, तो फिर राष्ट्रपति गलत कहते हैं ना। और अगर वो स्थिति हो तो आपातकाल होना चाहिए। अगर वो स्थिति नहीं है तो नहीं होना चाहिए। वो स्थिति नहीं है, राष्ट्रपति कहते हैं है, और उन्होंने आपातकाल लगा दिया, तो इस स्थिति को न्याय निर्णित करने का हक आखिर न्यायालय के पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भाई एक सीधी बात है। अगर स्थिति हो और राष्ट्रपति आपातकाल लगाए तब तो बात ठीक है। और राष्ट्रपति कुछ भी करते हैं तो प्रधानमंत्री करता है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्योंकि जो लोग राहुल गांधी और इंदिरा गांधी जैसे तानाशाहों को अपना नेता स्वीकार कर सकते हैं, वे इतने बुद्धि से गए गुजरे लोग होते हैं कि वे ये कहना शुरू कर देंगे वो तो राष्ट्रपति ने किया। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रधानमंत्री वही सब कुछ करता है। कहा यह जाता है कि राष्ट्रपति ने किया। जैसे आपके घर शादी का कार्ड आता है, उस पर लिखा आपके बाबा का नाम होता है अगर वो जीवित है, लेकिन वहां किसको जाना है, कितना व्यवहार करना है, इन सब बातों पर निर्णय आपके पिताजी करते हैं। राष्ट्रपति की स्थिति यही है, उसके नाम से सारे काम होते हैं, लेकिन इनफैक्ट वो कुछ भी नहीं करता। जो कुछ करते हैं प्रधानमंत्री। अगर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाए कि देश में आपात की स्थिति है, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, कार्य रूप में इसको पढ़ा कैसे जाए कि अगर प्रधानमंत्री का यह समाधान हो गया है कि देश में आपात की स्थिति है, इसको पढ़ा तो ऐसे जाएगा ना। और बहुत सारे मुकदमे हम लोगों ने पढ़े थे, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर राष्ट्रपति कुछ गलत करेंगे, अगर हम ये मान लें कि जहां ये लिखा है कि राष्ट्रपति ही ये करेंगे, और हम ये मान लें कि राष्ट्रपति ने ही वो किया है, तो अगर गलत हो गया, राष्ट्रपति ने ठीक से नहीं किया,
तो राष्ट्रपति उनके खिलाफ तो कोई न्यायालय, कोई प्रोसेस जारी नहीं कर सकता, क्योंकि अनुच्छेद 361 है, वो ये कहता है कि राष्ट्रपति जब तक अपने पद पर है तब तक राष्ट्रपति के किसी कृत्य की जांच हो ही नहीं सकती। और ऐसा देश जिसने कानून से शासित होने का संकल्प यह व्यक्त किया है, जिसने एक संविधान स्वीकारा है, उसमें यह तो नहीं माना जा सकता कि अगर राष्ट्रपति कुछ गलत करे तो भी राष्ट्रपति को नहीं रोका जा सकता। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने अनेक मुकदमों में यह मत व्यक्त किया कि राष्ट्रपति कुछ करेंगे, अगर यह कहीं लिखा है तो माना यही जाएगा कि वहां ऐसे लिखा है मानो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर वो करेंगे। और मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री, इन्हें कोई सुरक्षा है नहीं, इनके कामों का जस्टिफिकेशन कोर्ट डिसाइड करेगा। इसलिए माना यह जाता है कि जहां भी यह लिखा है कि राष्ट्रपति ऐसा करेंगे, वहां माना यह जाएगा प्रधानमंत्री वैसा करेंगे या मंत्रिमंडल वैसा करेगा। अब जरा देखें क्या लिखा है कि राष्ट्रपति का समाधान हो जाए, तो समाधान तो होना चाहिए, समाधान है ही नहीं। तुम सिर्फ कह रहे हो कि मेरा समाधान हो गया। अरे भाई, तुम्हारा समाधान कुछ तो हो, तब हो जाए तब ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं है और तुम कहते हो मेरा समाधान हो गया, तब तो झूठ कहते हो ना। अब अगर इस झूठ की बुनियाद पर आपातकाल लगाया गया है तो उसका जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए ना। लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी 38वां संविधान संशोधन करती हैं। क्यों करती हैं? इसलिए कि अनुच्छेद 352 में जो 1962 में आपातकाल लगा, ठीक है, उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के समक्ष और यह कहा गया कि देयर इज नो नीड टू इंपोज द इमरजेंसी, and after that they have issued a proclamation for the imposition of emergency over the country. That is why this notification should be cancelled by the court. भूतनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इसमें अब इसमें हुआ है, ठीक है, उस समय तो नेहरू प्रधानमंत्री, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने एक रेस्पॉन्स दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई किसी भी गलत काम के लिए एक ही अनुतोष नहीं होता। जैसे आपने गलती की तो हर बार मारी थोड़ी पड़ती है आपकी, कभी डांट दिया जाता है, कभी समझा दिया जाता है, कभी पिटाई भी होती है, ठीक है। एक गलती के एक अनुतोष ये तो नहीं होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये कहा भूतनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1962 में कि ठीक है, अगर आपात की उद्घोषणा इसे करने के लिए आधार मौजूद नहीं है और फिर भी राष्ट्रपति ने कर दिया, तो रेमेडी हम नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे क्योंकि कानून का एक और सिद्धांत है। कानून का एक सिद्धांत यह है कि अगर एक काम के लिए एक रेमेडी दी गई है तो उस काम के लिए दूसरी रेमेडी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह तथ्य आप ध्यान रखें, यह बात सुप्रीम कोर्ट कब बोल रहा है? 1962 में। यह बात कब बोल रहा है? 1962 में। और 1962 में जुडिशियल रिव्यू ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये डिसाइड नहीं हुआ है। ये कब डिसाइड होगा? मिनर्वा मिल, ठीक है, लगभग
15-16 सालों बाद, अभी नहीं हुआ है। इस सिनारियो को ध्यान में रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में यह लिखा है कि राष्ट्रपति जो उद्घोषणा जारी करेंगे उसको पार्लियामेंट रिव्यू करेगा, ठीक है, विद इन 2 months that must be tabled before the both houses of the parliament, ठीक है, और उस नोटिफिकेशन को दोनों हाउसेस का समर्थन यह हासिल करना होगा, अदरवाइज वो कैंसल माना जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि एक रेमेडी दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में इटसेल्फ इस शक्ति के दुरुपयोग के प्रति, इसलिए हम जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे। ये 1962 में कहा है, पहले आपातकाल के प्रति, ठीक है। और उस समय जुडिशियल रिव्यू ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। 1962 खत्म, 1968 में चाइना वार के आधार पर जो इमरजेंसी इंपोज हुई थी वो खत्म। 1971 अब इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री हो गई है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के आधार पर फिर इमरजेंसी लगी और बाह्य आक्रमण इसके आधार पर इमरजेंसी इन कंटिन्यूएशन थी। इसी बीच 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी का रायबरेली से चुनाव रद्द हो गया, ठीक है। रायबरेली से वो चुनाव लड़ी थी और वो इलेक्शन उनके द्वारा भ्रष्ट तरीके अपनाए जाने के कारण रद्द कर दिया गया इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा। इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इंपोज की और अब आ रहा है 38 अमेंडमेंट, और 38 अमेंडमेंट से 2 बातें लाई जाएंगी, ठीक है ना। 2 बातें। उस समय तक अनुच्छेद 352 में यह नहीं लिखा है कि अगर युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह में से किसी एक आधार पर इमरजेंसी इन कंटिन्यूएशन है तो दूसरे आधार पर भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है, यह नहीं लिखा है, ठीक है। जब 1971 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हुई तो भारत पाकिस्तान युद्ध के आधार पर इमरजेंसी इन कंटिन्यूएशन है, लेकिन अनुच्छेद 352 में यह बात नहीं लिखी है कि एक आधार पर अगर इमरजेंसी चल रही हो तो भी दूसरे आधार पर इमरजेंसी लगाई जा सकती है, यह नहीं लिखा है। अब जब नहीं लिखा तो दोनों अर्थान्वयन यह संभव है। एक अर्थान्वयन यह भी संभव है कि अगर एक आधार पर इमरजेंसी चल रही है तो दूसरे आधार पर नहीं लगेगी, और यह भी संभव है कि चूंकि मना नहीं है इसलिए दोनों आधारों पर लग सकती है। बातें तो दोनों हो सकती हैं। अब इसी बीच रायबरेली चुनाव कैंसिल। अब रायबरेली चुनाव कैंसिल तो प्राइम मिनिस्टर तो रहना ही है, ये दूसरों को बताते हैं, ये दूसरों को बताते हैं कि वो सत्ता के लोभी, इनका पूरा खानदान ऐसा ही है। रायबरेली से चुनाव अवैध डिक्लेयर हो गया। अब 38 अमेंडमेंट लाया गया, 2 अमेंडमेंट जोड़े गए। एक ये कि एक आधार पर इमरजेंसी भले इन कंटिन्यूएशन हो लेकिन दूसरे आधार पर भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है, ये जोड़ दिया। 352 सबसेक्शन 9 शायद लाए थे, ये संभवतः सबसेक्शन 9 में जोड़ा। और दूसरा 38 अमेंडमेंट से ही एक चीज और जोड़ी 352 में कि इमरजेंसी इसकी घोषणा अगर राष्ट्रपति ने की है, राष्ट्रपति ने की वो तो प्रधानमंत्री करेंगे, तो उन्हें किसी भी आधार पर, ठीक है, उस घोषणा को किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जाएगी।
हालांकि 1962 में सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है, लेकिन डर लग रहा है क्योंकि कोर्ट को अपने व्यू बदल लेने का हक ये होता है कि कहीं कोर्ट बदल ना दे अपना व्यू। ठीक है, इसलिए 38 अमेंडमेंट लाकर ये जोड़ दिया गया कि किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में। अब आप जरा हमें ये बता दीजिए कि देश में ना युद्ध है न बाह्य आक्रमण है। आप ऐसे मान लो अभी 44th अमेंडमेंट नहीं हुआ है, ऐसे मानो, ठीक है, ऐसे मानिए और कल्पना करिए कि देश में युद्ध भी नहीं है, बाह्य आक्रमण भी नहीं है, ठीक है, और आंतरिक अशांति वो भी नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ काम एंड कूल है, और उसके बाद भी इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। ठीक है, उसके बाद भी इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। क्या कर लेंगे आप राष्ट्रपति का? आपके पास एक ही रास्ता तो है कि संसद के दोनों सदन पारित न करें, और आप खूब जानते हैं कि संसद में सरकार बहुमत में होती है। सरकार जो चाहती है संसद में वही होता है, तो ये सिर्फ ढकोसला है, इसके अलावा कुछ नहीं। और हमने आपसे कहा आप अभी ये मानेंगे कि मूल रूप से 352 मौजूद है, 44th अमेंडमेंट अभी नहीं हुआ है, इसीलिए 2 महीने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, आप ये मानेंगे। और जब 44th अमेंडमेंट नहीं हुआ था तब ये जो इमरजेंसी का प्रपोजल था ये संसद के दोनों सदनों से केवल साधारण बहुमत से पारित ये होना चाहिए था। जैसे सामान्य कानून पास होते हैं ऐसे ही, और सामान्य मेजॉरिटी सरकार के पास हमेशा होगी, क्योंकि सामान्य मेजॉरिटी के बिना तो वो सरकार में हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब जरा सोचिए कि न युद्ध है, न बाह्य आक्रमण है, न आंतरिक अशांति है, और फिर भी राष्ट्रपति ने इमरजेंसी घोषित कर दी। तो क्या उसने संविधान का पालन किया है? कतई नहीं, क्योंकि संविधान तो यह कहता है युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति हो तो ऐसा कर सकते हो, यही कहता है ना। न तो युद्ध है, न बाह्य आक्रमण है, न आंतरिक अशांति है, फिर भी आपने की। तो शक्ति का स्पष्ट दुरुपयोग है। ये यूं कहें कि मनमानापन है, लेकिन इसे रोकेंगे कैसे आप? क्योंकि पार्लियामेंट तो रोक नहीं पाएगी, क्योंकि वहां तो वो बहुमत में होंगे, पास ही हो जाएगा। कोर्ट यही तो चारा है, और इस चारे को रोकने के लिए 38 अमेंडमेंट ले आए। ठीक है, और अभी जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। ये चरित्र है श्रीमती इंदिरा गांधी का और कांग्रेस के लोगों का। ये संविधान बचाएंगे, हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ बनाओ। ठीक है, जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री नहीं पढ़ी है देश की, जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ी है, उसे कांग्रेस से नफरत हो जाती है। ये 38 अमेंडमेंट लाए हैं, और 38 अमेंडमेंट लाके इन्होंने ये व्यवस्था कर दी है कि आप किसी भी आधार पर इनका कुछ कर ही नहीं सकते। और 1971 की इमरजेंसी के बाद, 1971 की इमरजेंसी युद्ध के आधार पर थी, और पाकिस्तान से हमारा युद्ध खत्म हो गया। 1975 की इमरजेंसी इन्होंने आंतरिक अशांति के आधार पर जो घोषित की, और जब इनका शासन हटा तब आयोग का गठन हुआ, संभवतः शाह आयोग, संभवतः, हमें आयोग का नाम एकदम कंफर्म याद नहीं है। ठीक है, उसका गठन हुआ। कौन सा आयोग था आप डाल लेंगे गूगल पे, आ जाएगा फट से। उस आयोग ने ये रिपोर्ट दी। या तो आप ये कहिए कि हिंदुस्तान में जितने आयोग इन्होंने गठित किए उन्हीं ने सही रिपोर्ट दी, बाकी सबने झूठ दी, या तो आप ये मान लो। अगर आयोग सही रिपोर्ट देते हैं तो आयोग ने ये रिपोर्ट दी कि देश में आपातकाल लगाने की कोई स्थिति नहीं थी जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी घोषित की। इसके मतलब क्या हुए? इसका मतलब यह हुए कि तुम संविधान को मानना ही नहीं चाहती। इसका अर्थ ये निकला। अच्छा, आप कहेंगे वो इमरजेंसी लगा क्यों रहे? आपका सवाल तो यही होगा
इसलिए लगा रहे हैं कि जितने प्रकार के प्रतिबंध हैं सरकार की ताकत पर, वे सब इमरजेंसी में हट जाते हैं। इमरजेंसी में आप ऐसे मान सकते हो कि सरकार कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, और वो भी तब जब अनुच्छेद 352 मूल रूप में मौजूद था, 44th अमेंडमेंट पारित नहीं था उस समय। 44th अमेंडमेंट के पारित होने के पहले और पारित होने के बाद जो अंतर है वो भी देख लेना चाहिए। और 44th किसने पारित किया? जनता सरकार ने। जब इंदिरा गांधी को भगा दिया गया है सत्ता से, तब पारित हुआ। इंदिरा गांधी ने 2 अमेंडमेंट पारित किए, 38वां, ठीक है, और 42वां आपातकाल के दौरान। और 38वां क्या किया कि किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं मिलेगी, और एक आधार पर आपातकाल घोषित है तो दूसरे आधार पर भी घोषित हो जाएगा, ताकि इनके लिए रास्ता खुल जाए सत्ता में बने रहने का, ठीक है। और दूसरा किया 42वां, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था, आपको संशोधन पढ़ा रहे थे, तो 42वां बताया था, वहां यह जोड़ा कि प्राइम मिनिस्टर उसके चुनाव को किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर कोई चुनौती नहीं मिलेगी। यानी खुद का जो चुनाव रायबरेली में अवैध घोषित हो गया उसको भी रेक्टिफाई कर लिया, ठीक है। ये इनका चरित्र है, और ये ये संविधान बचाएंगे। ये लोकसभा के चुनावों में बता रहे थे हम तो संविधान बचाएंगे, ये संविधान बचा रहे हैं। इसके बाद इन्हें सत्ता से बाहर कर दिया जनता ने। अब स्थिति आई है, ठीक है, 352 को बदलने की। अब देखिए, इनके अलावा जो लोग सत्ता में हैं, ठीक है, उस गवर्नमेंट में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हैं, अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री हैं, लाल कृष्ण आडवाणी सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री नहीं, सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, चौधरी चरण सिंह, ठीक है, देश के अन्य विपक्षी नेता, ये सब उस गवर्नमेंट में है। और अब जो संशोधन आ रहा है, ठीक है, उसे 44th अमेंडमेंट के नाम से जाना जाता है। अब देखें 352 में बदलाव किए जा रहे हैं। पहला बदलाव, उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात तो यह कि ये जो लिखा है कि 2 साल इमरजेंसी अगर घोषित राष्ट्रपति कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री की सलाह पर नहीं करेंगे, बल्कि मंत्री परिषद की लिखित सलाह यह होनी चाहिए। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी खुद घोषित की थी, फखरुद्दीन अली अहमद नहा रहे थे टब में, वहीं बैठे बैठे सिग्नेचर कर दिए थे। ये इनका एटीट्यूड है देश की जनता के प्रति और संविधान के प्रति, ये इनका एटीट्यूड है, ठीक है। ये किया कि प्रधानमंत्री नहीं, मंत्री परिषद, और वो भी लिखित इन राइटिंग, ताकि ये तय तो हो पाए। आप इन राइटिंग लिखोगे ना, इमरजेंसी क्यों होनी चाहिए, ताकि अगर जुडिशियल रिव्यू की स्थिति आए, ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू हो सके। आप लिखोगे ना कि ये कारण है, इसलिए हमें लग रहा है कि भारत की सुरक्षा संकट में है, अगर हम देख पाएंगे वो कारण है या नहीं है। और 38 अमेंडमेंट से जो जोड़ा इन्होंने कि किसी भी आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं मिलेगी, उसे हटा दिया। जब वो हट गया तो स्थिति फिर जस की तस हो गई कि अब कोर्ट तो अपने व्यू को बदल सकता है। 1962 में उसने भले डिसाइड किया कि हम आपातकाल की संवैधानिकता, ठीक है, आपातकाल की संवैधानिकता का जुडिशियल रिव्यू नहीं करेंगे, लेकिन अब जब पार्लियामेंट स्वयं 38 अमेंडमेंट को हटा रही है, इसका मतलब जुडिशियल रिव्यू का रास्ता खुल गया है। और यही बात मिनर्वा बिल में जस्टिस भगवती ने कही भी कि अगर 38 अमेंडमेंट को पार्लियामेंट ने ना हटाया होता तो इस मिनर्वा बिल के केस में हम उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करते, क्यों वो जुडिशियल रिव्यू को रोक रहा है, उससे पहले ही हट चुका है, बात खत्म हो गई। लेकिन किसने हटाया? इंदिरा गांधी ने नहीं, गांधी परिवार ने नहीं, जो तो जोड़े हैं ऐसी सारी चीजों को बाकी लोगों ने,
संविधान बचाया है और बाकी लोगों ने संविधान के अतिक्रमण को मुश्किल बनाया है। पहली चीज उन्होंने लिखी इन राइटिंग, आप राष्ट्रपति को रिक्वेस्ट करोगे कि आप आपातकाल घोषित करो। अब जब इन राइटिंग आ गया, ठीक है, और आपका 38 हट चुका है, मिनर्वा बिल डिसाइड हो गया है, जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट हो गया, एसआर बम्बई ये डिसाइड हुआ है, ठीक है। एसआर बम्बई आप जानते हैं आपातकाल के 3 स्वरूप हैं। एक वो आपातकाल जो 352 में घोषित होता है जिसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। दूसरा आपातकाल जब राज्यों में मशीनरी, ठीक है, ये संविधान के मुताबिक नहीं चलती है, तब आपातकाल माना जाएगा। और 356 में, ठीक है, राज्य में आपातकाल ये घोषित होगा। और 360 वित्तीय आपातकाल ये है। 2 इमरजेंसियां देश में लगी हैं, 352 के अंतर्गत और 356 के अंतर्गत तो रिकॉर्ड ही टूटा है। उसमें भी जवाहरलाल नेहरू से लेकर और इंदिरा गांधी तक यही चैंपियन है, इन्हीं ने धड़ाधड़ 356 का उपयोग किया है। और एसआर बम्बई की जब सरकार इन्होंने बर्खास्त की थी इस आधार पर कि राज्य में आपातकाल है, क्योंकि राज्य का जो शासन है वो संविधान के प्रावधानों के मुताबिक नहीं चल रहा है, तब उसका जुडिशियल रिव्यू किया गया। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये ठीक है कि अब तक व्यू ये है कि आपातकाल का, ठीक है, भूतनाथ से वेस्ट बंगाल में कहा है ना आपातकाल का जुडिशियल रिव्यू हम नहीं करेंगे। लेकिन मिनर्वा बिल में जस्टिस भगवती ने कहा कि अगर बना होता, रद्द ना हुआ होता तो हम करते। और अब जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो ये कहा एसआर बम्बई में। अच्छा, 352 इसके अंतर्गत आपातकाल 1975 के बाद दोबारा लगा नहीं, ठीक है। इसलिए राष्ट्रीय आपातकाल का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है या नहीं हो सकता, इसका उत्तर एसआर बम्बई इसी के आधार पर आएगा। और एसआर बम्बई में कोर्ट ने यही कहा। कोर्ट ने कहा कि यह लिखा है कि राष्ट्रपति का समाधान हो जाए और मंत्रिमंडल की उसे सलाह मिले, तो 2 बातें हम जरूर देखेंगे कि क्या कोई मंत्रिमंडल की सलाह थी और क्या कोई ऐसा आधार मौजूद था, आधार पर्याप्त था, नहीं पर्याप्त था। एक और आदमी अगर राष्ट्रपति की जगह होता तो वो इस आधार को पर्याप्त मानता या नहीं मानता, ये प्रश्न हम नहीं देखेंगे। लेकिन कोई आधार ये तो होना चाहिए, कोई आधार ही नहीं है, केवल दुराशय पूर्वक, जैसा आपने 1975 में किया। अगर ऐसा होगा तो हम हस्तक्षेप करेंगे, ये कहा उन्होंने एसआर बम्बई में। तो एसआर बम्बई में जो कहा वो राष्ट्रीय आपातकाल के विषय पर भी लागू हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है, ठीक है। हम लोग 352 इंदिरा गांधी के समय और इंदिरा गांधी को भगा दिए जाने के बाद सत्ता से इसकी तुलना कर रहे थे। तो पहला यह कहा कि इन राइटिंग आप आधार देंगे ताकि यह तय हो सके कि वाकई समाधान होने लायक कोई पोजीशन थी या नहीं थी। दूसरा 38 निरस्त कि किसी आधार पर कोई रिव्यू नहीं होगा, जुडिशियल रिव्यू, वो निरस्त कर दिया। तीसरा जो ये कहा था कि संसद 2 महीने में अपना अप्रूवल दे, अब कर दिया 1 महीना, 1 महीने में अप्रूवल दे। अगर 1 महीने में अप्रूवल नहीं देता अपने आप खत्म आपातकाल। उससे पहले आपातकाल में जो स्थिति थी वो क्या थी, एक बार आपातकाल देश में लागू, फिर अनंत समय तक आपातकाल ये रह सकता था। अब कर दिया कि एक बार आपातकाल अगर लागू भी हुआ तो भी 6 महीने बाद फिर से नया नोटिफिकेशन लाइए। अगर आपको लगता है कि आपात की स्थिति अब भी बनी हुई है, फिर से उस सारी प्रक्रिया को फॉलो करिए।
यानी संसद के दोनों सदनों से विदिन 1 मंथ अप्रूवल लीजिए, अदरवाइज 6 महीने बाद अपने आप खत्म आपातकाल। और 6 महीने के बीच में भी अगर लोकसभा के 1/10 सदस्य राष्ट्रपति को इस आशय की नोटिस देते हैं, इस आशय की लिखित सूचना देते हैं कि 14 दिन में लोकसभा का सत्र बुलाया जाए, और लोकसभा अगर साधारण बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर देती है, साधारण बहुमत कितना हुआ, 273 एमपी, तो आपातकाल खत्म। और अगर लागू करना है तो कितना, दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, इससे पास होगा। यानी पास होना कठिन, हटाना बहुत आसान। पीरियडिकल रिव्यू, एक बार में 6 महीने ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। प्रैक्टिकली उसको इतना कठिन कर दिया कि अब कोई सरकार आपातकाल लगाने की हिम्मत नहीं कर सकती। और ये किसने किया? राहुल जी के परिवार ने नहीं किया है। राहुल जी के परिवार ने तो वो किया है। किसी दिन बात आएगी जब इसकी बरसी थी तो ये बताया, ठीक है, कि इन्होंने आपातकाल के पॉइंट पर क्या किया है। और जब इसकी बरसी आएगी कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कैसे कैसे बंधक बनाने का प्रयास किया है, जवाहरलाल नेहरू टू इंदिरा गांधी, तो वो भी बताएंगे। ये संविधान बचाएंगे, ये संविधान बचा रहे हैं, ये संविधान के चैंपियन है। हमें तो संविधान पढ़ पढ़ के ही कांग्रेस से नफरत हो गई। कोई पैदाइशी नफरत थोड़ी थी। और पैदाइशी छोड़ो, हमारे घर में तो स्थिति यह थी कि हमारे माताजी पिताजी वो ये कहा करते थे, कांग्रेस की रोटी खाते हैं, क्योंकि वो सरकार के कर्मचारी थे। आप सोचे इन्होंने इस देश में क्या किया है। जब हम बड़े हुए तो हमने ये समझाया कि तुम सरकार कांग्रेस की नहीं, तुम सरकार की रोटी खाते हो और अपनी मेहनत की खाते हो, ठीक है। कांग्रेस के कार्यालय से तुम्हें वेतन नहीं मिलता है, ठीक है। ये माहौल है हमारे परिवार का, ठीक है। और हम विरोधी निकले, ठीक है। कांग्रेस के नाम से हमें नफरत होती है, क्यों? ठीक है, हमारे परिवार का माहौल तो कांग्रेस ही था, और अब सारा माहौल ही बदल गया। केवल कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ के ये इतने नीच हैं जिसका कोई का भी नहीं। इन्होंने देश के संविधान के साथ खिलवाड़ किया है। जब चाहा, जो चाहा वो किया। क्यों? हमने आपको सुबह भी चर्चा की थी कि देश की जनता, उसमें जागरूकता की कमी अभी, ठीक है, अभी भी है। लेकिन उस समय देश की जनता कितनी जागरूक थी, ये तो आप अंदाजा लगाइए इस बात से कि अमिताभ बच्चन के दर्शन करने लोग जलसा के बाहर खड़े होते तो वो ऐसे करके भगवान की तरह आशीर्वाद दिया करते थे। हालांकि उस काल में भी हमारे जैसे लोग थे। हमने आपको बताया था कि अमिताभ बच्चन की माता जी श्रीमती तेजी बच्चन ज्योतिषी के पास गई थी कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान, जब इनकी चोट लग गई, ये जानने कि उनके जीवन को कोई खतरा ये तो नहीं है, तो ज्योतिषियों ने कहा कोई खतरा नहीं, ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि लेकिन हमें आज तक किसी ज्योतिषी ने यह नहीं बताया कि हमारा जो बेटा है वो देश में इतना प्रसिद्ध होगा कि बच्चा बच्चा उसका नाम जानेगा। तो ज्योतिषी, उन्होंने कहा कि असल में ज्योतिष के ग्रंथ जिस काल में लिखे गए, उस काल में ये कल्पनातीत था। ये सोचा ही नहीं जा सकता था कि किसी गाने बजाने डांस करने वाले को इतनी प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो सकती है, ठीक है। ये तो कल्पना के परे बात थी, ठीक है। तो हमारे पुरखे चाहे जैसे रहे हो, कांग्रेस के शासनकाल में ये तय है कि जनता को कुछ मालूम ही नहीं होने दिया गया, ठीक है। इसलिए उस काल में हम अगर कांग्रेस विरोधी हुए तो क्यों? हमने तो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ी और फिर हमें ये लगा कि इनसे ज्यादा गलत कोई नहीं हो सकता। तो आज 26 जून
ठीक है, 25 जून चूंकि था, आज रात में 12 बजे बरसी होगी आपातकाल, इसलिए स्पेशली हमें लगा कि आज जरूर ये बात कही जानी चाहिए। और हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी से हमारी ट्यूनिंग बहुत मिलती है, उन्होंने संभवतः इसीलिए 26 जून दिन सेलेक्ट किया होगा और हमारी बात सही निकलेगी। आप देखना 1-2 जुलाई में वो संसद में, ठीक है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव आएगा उस पर चर्चा का जवाब देंगे। तो 1-2 से पहले तो यही सब बोलेंगे, ये सब जो कुछ कहेंगे, फिर 1-2 को जवाब मिलेगा इन्हें। तब आप देखिएगा संभवतः ये बात सही साबित होगी कि 26 जून उन्होंने सेलेक्ट ही इसीलिए किया होगा ताकि ये याद दिलाया जा सके कि तुमने संविधान कितना बचाया और कितना तुम बचा रहे हो। ठीक है, शेष चर्चा हम लोग सुबह करेंगे, देखें।